हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर 15 में हमने प्रश्न नंबर 51 तक पढ़ा था, जिसमें न्यूमेरिक कुंजी किसे कहते हैं एक्सप्लेन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 16 में कंप्यूटर शिक्षण के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न से पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पे जो भी आए हैं जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे आप लोग एक एक सब्जेक्ट का सीरियल से आप लोग जाके फर्स्ट सेमेस्टर का तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलता है। तो जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो ना समझ में आए और जो आपको समझ में आए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या परेशानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 52 है। देखिए, आपको पता है 25 नंबर का होता है ये फर्स्ट सेमेस्टर में। 25 में से आपको 12 नंबर पाना होता है, पासिंग नंबर होता है। देखिए प्रश्न नंबर 52, टास्क बार क्या होता है। तो कंप्यूटर स्टार्ट करने पर स्क्रीन के निचले हिस्से में टास्क बार दिखाई देता है। विंडोज पर कार्य करते समय भी यह आसानी से स्क्रीन पर उपलब्ध होता है। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है या कोई विंडो ओपन की जा रही है जाती है, उसे रिप्रेजेंट करता हुआ आइकॉन इस टास्क बार पर दिखाई देता है। विभिन्न विंडोज या प्रोग्राम के मध्य स्विच ओवर्स करने हेतु टास्क बार पर दिखाई देने वाले आइकॉन को क्लिक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब टास्क बार जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो कंप्यूटर के सबसे निचले हिस्से में आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे क्या होता है, टास्क बार होता है। वहाँ पे क्या होता है, विभिन्न प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके मनचाहा प्रोग्राम अपना सेलेक्ट करके उस पर जा सकते हैं। देखिए, टास्क बार पर प्रोग्राम या विंडोज के आइकन पर माउस से राइट क्लिक करने पर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करने पर पार्टिकुलर फाइल या प्रोग्राम विंडोज क्लोज हो जाती है, और वह पार्टिकुलर आइकन भी टास्क बार से डिसअपीयर हो जाती है। देखिए, आपको ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम पे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो भी आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग जाएं इसमें कमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 53, फाइल एवं फोल्डर को समझाइए। कंप्यूटर प्रोग्राम में फाइल किसी सहायता भंडारण माध्यम पर स्टोर किए गए डाटा का एक संग्रह होता है। ये विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोर करने की मूल इकाई होती है। तो फाइल क्या होती है, मूल इकाई होती है। इसमें कोई भी आप स्टोरेज क्षमता जो इसका होता है, इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम के अंतर्गत जो दस्तावेज बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं, एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, तो जो भी दस्तावेज आप बनाते हैं और प्रयोग करते हैं वे भी फाइल ही होती है। ठीक इसी तरह समस्त प्रोग्राम भी फाइल होते हैं। कोई फोल्डर बहुत सी फाइलों एवं अन्य फोल्डरों का संग्रह होता है। तो फोल्डर क्या होता है, बहुत से फाइलों का कलेक्शन होता है फोल्डर। विंडोज में फाइलों को प्रतीक चिन्ह आइकन्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फाइल्स को क्या करते हैं, आइकन्स में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। आप लोग फाइल्स बनाते भी होंगे कंप्यूटर जो भी चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54 देखिए, डेस्कटॉप पर किसी नए फोल्डर को किस प्रकार बनाया जाता है। उत्तर देखिए, तो डेस्कटॉप विंडोज का प्रारंभ बिंदु होता है। यदि इसमें एक पूरी तरह स्वतंत्र फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम पे आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए फर्स्ट, और उसी को आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं। अपने डेस्कटॉप के किसी रिक्त स्थान पर माउस का मतलब आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ओपन करिए। जब ओपन हो जाए पूरा, उसके बाद क्या करना है, माउस का दायां बटन, माउस में क्या होते हैं, दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, और बीच में स्क्रॉल बार होता है। तो माउस का दायां बटन, ठीक है, राइट वाला बटन क्लिक कीजिए। इससे स्क्रीन पर एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड क्या करेंगे, इस मेन्यू में न्यू को क्लिक कीजिए। ऐसा करते ही न्यू विकल्प का झरना मेन्यू यानी कि कैस्केडिंग मेन्यू क्या होगा, उसका दिखाई पड़ने लगेगा।
तो राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे जाना है। न्यू के विकल्प पे जाने के बाद आपको कैस्केडिंग मीनू, झरना मीनू में जाना है। उसके बाद इस कैस्केडिंग मीनू फोल्डर विकल्प को क्लिक कीजिए। इससे डेस्कटॉप में एक नवीन प्रतीक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, जिसके नीचे न्यू फोल्डर यह नाम लिखा हुआ है और उल्टे रंग में है। आप इस नाम के स्थान पर कोई दूसरा नाम टाइप करके एंटर दबा सकते हैं। इससे आपके द्वारा टाइप किए गए नाम का ही फोल्डर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 55, ये 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा है। प्रश्न नंबर 55, फैक्स की विशेषताएं बताइए। यह सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजी है फैक्स। इसमें ग्राफ, चार्ट, हस्तलिखित मुद्रित सामग्री को टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूल प्रति की फोटोकॉपी के स्वरूप को भेजा जाता है। कुछ ही सेकेंडों में टाइप की हुई अथवा हस्तलिखित संदेश की अधिकाधिक मात्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभावित होता है। तो फैक्स क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें ग्राफ, चार्ट या कोई भी हैंड रिटेन कोई भी सामग्री है उसको क्या करते हैं, टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जो भी इसका मूल कॉपी होती है, हार्ड कॉपी इसका हम लोग सेंड करते हैं, उसी को फैक्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56, स्मृति या मेमोरी से आप क्या समझते हैं? इसकी क्षमता को समझाइए। तो चलिए मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है परमानेंट मेमोरी और टेम्पोरेरी मेमोरी होता है। उत्तर, मेमोरी किसी कंप्यूटर के लिए अनिवार्य भी होती है, क्योंकि इसमें उन प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है जिनका पालन कंप्यूटर की सीपीयू को करना है। यानी कि जो भी केंद्रीय संसाधन इकाई है वो क्या करता है, मेमोरी का पालन करता है। मेमोरी का वह भाग जो सीपीयू का सीधे संपर्क में रहता है उसे मुख्य मेमोरी कहा जाता है। तो जो मेमोरी केंद्रीय संसाधन इकाई से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है उसे हम लोग मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहते हैं। और जो साधन बैकअप भंडारण का कार्य करते हैं, यानी कि जो भी डाटा को दोबारा से पुनः प्राप्त करने की क्रिया में सहयोग करते हैं, उन्हें हम सहायक मेमोरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो मेमोरी कितने प्रकार की, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी में केवल वे प्रोग्राम और डाटा रखे जाते हैं जिनका प्रयोग सीपीयू द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर के क्रियान्वयन के लिए आपका मुख्य मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो स्मृति की क्षमता देखिए, स्मृति की क्षमता कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, केंद्रीय संसाधन केंद्रीय इकाई में यानी कि सीपीयू में होने वाली समस्त क्रियाएं सर्वप्रथम स्मृति में जाती हैं, सर्वप्रथम मेमोरी में जाती हैं। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई सीपीयू का ही एक भाग होती है। स्मृति में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो मेमोरी के अंदर जो भी अक्षर होते हैं उन्हें हम लोग बाइट द्वारा प्रस्तुत किया इसमें होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार 1 अथवा 0 संचित होता है। सबसे पहले मेमोरी में जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बाइट द्वारा प्रस्तुत होते हैं और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और प्रत्येक बिट में बाइनरी सिस्टम का बाइनरी नंबर होता है 1 और 0, उसी के भाषा में होता है, वही लैंग्वेज होता है। स्मृति में संग्रहण संग्रहण हेतु स्मृति में संग्रहण हेतु अनेक स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट कहलाती है। तो मेमोरी की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता और आकार मापने की, उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट होता है। और एक बाइट में आपका 8 बिट होते हैं और प्रत्येक बिट में बाइनरी कोड होता है। स्मृति का आकार यानी कि मेमोरी का आकार निम्नांकित के अनुसार परिभाषित किया जा सकता है। तो मेमोरी का देखिए आकार कैसे परिभाषित होता है। तो 8 बिट में 1 बाइट होता है। तो 8 बिट में 1 बाइट,
तो 4 बिट में आधा बाइट हो जाएगा। तो 4 बिट में कितना हो जाएगा, आधा बाइट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे एक निब्बल में आपका 4 बिट हो जाएगा। 1024 बाइट में आपका क्या हो जाएगा, 1 केबी हो जाएगा। तो 1 केबी में 1024 बाइट होता है, यानी कि केबी से छोटा क्या होता है, देखिए केबी से छोटा आपका बाइट होता है। ठीक है, ठीक है। अब केबी के बाद आपका क्या होता है, एमबी होता है। केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी होता है। तो यही देखिए इसका यूनिट है। तो एक निब्बल में 4 बिट, 1024 बाइट में 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट में 1024 केबी में 1 एमबी। ठीक है, 1 एमबी में कितने बाइट हो जाएंगे, 10,48,576 बाइट्स हो जाएंगे। ये यूनिट का कन्वर्जन है। 1024 एमबी क्या हो जाएगा, 1 जीबी हो जाएगा। या जीबी को बाइट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब 7,37,41,824 बाइट्स हो जाएंगे 1 जीबी में। 1 जीबी के बाद क्या हो जाएगा, जीबी से बड़ा आपका टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में 10 पे 12 बाइट या 1000 जीबी। तो 1 टेराबाइट में क्या हो जाएगा, 1000 जीबी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। स्मृति में अनेक स्थान होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। तो मेमोरी में जो भी आपका प्लेस होता है, स्थान होता है, जहाँ पे क्या होता है, बाइनरी नंबर लिखा होता है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल की एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। तो जो भी सेल होता है उसकी क्या होती है, एक स्पेसिफिक पहचान होती है। इसलिए किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राइमरी यानी कि मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। तो इस प्रकार आपका मेमोरी के बारे में देखिए विस्तृत वर्जन हो गया। 2 नंबर का होता है ये प्रश्न, तो 2 नंबर के हिसाब से इनफ है इतना। नेक्स्ट प्रश्न 57 देखिए, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रयोग का इंग्लिश होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो आपको कंपनी देती है पहले से फिट करके सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप लोग डाउनलोड करते हैं। तो एप्लीकेशन या अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता के द्वारा स्वयं ही लिखे जाते हैं। कार्यालय का वेतन तैयार करना, रिपोर्ट छापना, स्टॉक का विवेचन करना आदि विभिन्न कार्य कराने हेतु एक यह सॉफ्टवेयर बताया जाता है। कौन सा, तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। दूसरा आपका विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। देखिए हर एक चीज़ में आपका कुछ सामान्य कार्य होता है, कुछ विशिष्ट कार्य होता है। मतलब कुछ ऐसे कार्य होते हैं आपको करने में आसानी होती है किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। कोई कार्य उस सॉफ्टवेयर में नहीं होता है तो दूसरा सॉफ्टवेयर आता है, तो वो स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका 2 टाइप का हो गया, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 देखिए, कंप्यूटर की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। तो किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आवश्यक रूप से 3 विशेष भाग होते हैं। पहला इनपुट उपकरण, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि केंद्रीय संसाधन इकाई, और आउटपुट उपकरण, सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी। तो जो मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, सीपीयू हो गया मुख्य मेमोरी, और इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है, अंकगणितीय और तार्किक विवेचन का कार्य एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो सीपीयू में ही मुख्य मेमोरी होता है, फिर एएलयू होता है तथा कंट्रोल यूनिट होती है। इन 3 मूल भागों के अलावा कंप्यूटर में द्वितीयक संचयन उपकरण, इन्हें पूरक संचयन या सहायक संचयन के संदर्भ में भी लिया जाता है, भी होते हैं, जिन्हें हम लोग आंकड़ों के संचयन एवं दीर्घकालीन
आधार पर निर्देश हेतु प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 59, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में पूछ रहा है। सीपीयू क्या है? आपको पता है ये कंप्यूटर में इसी के माध्यम से हर एक डाटा का प्रोसेसिंग होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के दिमाग की भांति काम करता है। यह कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा प्राथमिक स्मृति का मेल है। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू किससे किसका मेल है? तो सीपीयू आपका क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर आपका एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके बाद आपका क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो विंडोज एक्सपी पर सफलतापूर्वक लॉग ऑन करने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है। विंडोज एक्सपी का महत्वपूर्ण पक्ष इसके लचीले गुण हैं, जिसके कारण उपयोग करने वाला व्यक्ति डेस्कटॉप की सेटिंग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप कर सकता है। तो डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। तो डेस्कटॉप पे क्या क्या होते हैं? जब आप खोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? माई कंप्यूटर का आइकॉन दिखाई देता है, रिसाइकिल बिन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ब्राउजिंग करने के लिए एक सर्च इंजन है, स्टार्ट मेन्यू होता है, शॉर्टकट्स होता है, माई डॉक्यूमेंट्स होता है, माई नेटवर्क प्लेसेस होता है, टास्क बार होता है, फाइल्स एंड फोल्डर्स होता है। ये सब क्या है? डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61, रिसाइकिल बिन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रिसाइकिल बिन की विशेषताएं चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है? रिसाइकिल बिन को खोलकर इसके कंटेंट्स को देखने हेतु डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो रहे रिसाइकिल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करें, ठीक है। सेकंड, रिसाइकिल बिन में डाली गई फाइल या फोल्डर जब तक वहाँ स्टोर रहते हैं तब तक उन्हें हम रिमूव नहीं करते हैं, या जब तक कि वह हार्ड डिस्क पर उपलब्ध स्पेस का निर्धारित प्रतिशत स्पेस नहीं ले लेता। थर्ड, जब किसी आइटम को डिलीट बटन दबाकर डिलीट किया जाता है तब विंडोज उसे रिसाइकिल बिन में डाल देता है। आप जो भी डिलीट करते हैं वो कहाँ जाता है? कूड़ेदान में, रिसाइकिल बिन में जाता है। कूड़ेदान की भांति कार्य करता है रिसाइकिल बिन। चौथा, रिसाइकिल बिन पर उपस्थित समस्त आइटमों या चुनिंदा आइटमों को उनके पुराने लोकेशनों पर स्टोर कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन में जाके आप दोबारा क्या कर सकते हैं? उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं या फिर से उसे प्राप्त कर सकते हैं, उस फाइल को या फोल्डर को। पांचवा, रिसाइकिल बिन को सभी या चुनिंदा आइटमों से खाली कर सकते हैं। ऐसा करने से वह आइटम अस्थायी तौर पर डिलीट हो जाता है। तो रिसाइकिल बिन की विशेषताएं हो गई आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ ये क्लास शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है संपूर्ण हल सहित, जाके आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 62, इंटरनेट का कार्य प्रणाली को समझाइए। 2019 में पूछा है। इंटरनेट की कार्य प्रणाली, तो संपूर्ण संसार में फैला हुआ ऐसा नेटवर्क इंटरनेट है जिस पर किसी का भी स्वामित्व नहीं है। इंटरनेट नियंत्रण ने विश्व भर में इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक देश में कुछ इंटरनेट सेवा प्रदाता, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको क्या कहते हैं? इंटरनेट सेवा प्रदाता, यानी कि जो कंपनियां इंटरनेट सेवा देती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिन्हें आम बोलचाल में आईएसपी कहते हैं। तो फुल फॉर्म हो गया उसका, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?